नमस्कार साथियों, मैं रजत रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू OCI पर। इतिहास की श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने 18वीं सदी के पूर्वार्ध का कल मूल्यांकन किया था। उसी श्रृंखला में हमने जाना था कि मुगल सत्ता के पतन के बाद कौन कौन से छोटे राज्य नए नए स्थापित हुए हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहली श्रृंखला में जाना मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाले राज्य, दूसरे में जाना मुगल सत्ता के उत्तराधिकार के रूप में राज्य, और तृतीय रूप में जाना हमने मुगल सत्ता की परिधि से बाहर के राज्य। इन छोटे छोटे राज्यों के उदय के बाद, इन राजवंशों के उदय के बाद हम लोगों ने ये जाना था कि 18वीं सदी का मूल्यांकन इतिहासकार किस दृष्टिकोण से करते हैं। हमने कल बताया था आप लोगों को कि एक दृष्टिकोण परंपरागत है जो जदुनाथ सरकार इतिहासकार जो है उन्होंने लिखा है, और एक इतिहासकार सतीश चंद्रा जिनकी मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी की किताब आती है, उन्होंने जो मूल्यांकन किया था, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक विघटन का काल ना होकर ये एक आर्थिक समृद्धि का काल है, क्योंकि इस काल में कीमती धातुओं का प्रचलन हो रहा है। इस काल में धातुओं के साथ साथ, कीमती धातुओं के साथ साथ नकदी फसलों का प्रचलन चल रहा है। तो हम लोग इस काल की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ और विकसित नजरिए से देखते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोग उसी श्रृंखला में आज आगे चलते हैं और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से मेंस के आंसर राइटिंग को हम लोग टैकल करेंगे और किस प्रकार से यूपीएससी हमसे सवाल पूछती है। यूपीएससी के प्रश्न को हम लोग टैकल करने जा रहे हैं मेंस के लिए। उस दृष्टिकोण से हम लोग पीटी के फैक्ट भी हम ऑटोमेटिक अपने दिमाग में स्टोर हमारे हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 5th है हमारी, तो मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देखिए, हम लोगों को कोशिश से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोशिश हम लोगों को निरंतर करती रहनी चाहिए। असफलता भी एक उसका प्रथम आयाम होता है, प्रथम बिंदु होता है, प्रथम पड़ाव होता है। असफलता को अपनी आखिरी हार मानकर ना सोचिए, क्योंकि सफलता के लिए पहली सीढ़ी असफलता ही है। आप लोग असफल होने का मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम लोग जिंदगी से निराश हो चुके हैं। कोशिश लगातार करते रहिए मेरे बच्चों, एक दिन मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास क्लास 5th को स्टार्ट करते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लीन और ये स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जाना था कल, आज हम लोगों को आपको यूपीएससी के प्रश्न मैंने आप लोगों को कल दिया था, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग यूपीएससी मेंस के प्रश्न को टैकल करते हैं। जैसे प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार 18वीं सदी का या 18वीं सदी के भारत, 18वीं सदी के मध्य का भारत, 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। एक प्रश्न तो आप लोगों के सामने ये है। इसी प्रश्न के मैं फॉर्मेट को बदल रहा हूं। प्रश्न यही है लेकिन तरीका बदल रहा हूं। आप लोग किस प्रकार से इसे टैकल करेंगे, देखिए जो मैंने कल लिखा था आपको क्लास 4th में कि क्या आप सहमत हैं? किस चीज से सहमत हैं? 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार, 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग
या इस प्रकार से लिख लीजिए इस सवाल को कि क्या 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग करार देते हैं? क्या आप 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग करार देते हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, शब्द पर गौर देना, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आप देखिए दोनों प्रश्न की प्रकृति को बहुत ध्यान से देखिए, मेरे बच्चों। वो कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार शब्द पे फोकस करिए, किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। तो यहां सवाल यह है 18वीं सदी के मध्य का भारत किस प्रकार, तो इसमें क्वेश्चन में आवाज लगाइए, ये पूछ रहा है किस प्रकार ग्रसित था। और यहां आप कह रहे हैं कि क्या आप 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग करार देते हैं? अंधकार का युग करार देते हैं। तो आप सवाल समझिए कि पहले सवाल में कह रहा है किस प्रकार, यानी इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैसे राजनीतिक विघटन हुआ है, कैसे खंडित राजतंत्र पनपा है, ये पूछ रहा है। किस प्रकार शब्द को पकड़ना है, तो अगर ये किस प्रकार शब्द को पकड़ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि इसमें परंपरागत दृष्टिकोण दिखाना है या नवीन दृष्टिकोण दिखाना है। और परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब है राजनीतिक विघटन, उथल पुथल, कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, आर्थिक संकट का काल, यह परंपरागत दृष्टि। इसमें खुद कह रहा है प्रश्न में आवाज लगाकर कि किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। इसका मतलब है कि सवाल में आप लोगों से यह पूछा गया कि किस प्रकार हम लोग प्रूफ करेंगे कि हां इस प्रकार ग्रसित था। किस प्रकार ग्रसित था? परंपरावादी दृष्टिकोण हम लोग यहां अपनाएंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है हमसे, ये डायरेक्ट सवाल है। आपसे को कहा कि प्रूफ करिए, मैथ में नहीं करते आप लोग, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों से कह रहे हैं किस प्रकार 18वीं सदी का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। मतलब था ये पता है सवाल के अंदर, लेकिन ये कह रहा है कि कैसे था, ये प्रूफ करिए। तो कैसे था, हम लोग कहेंगे कि परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाकर कि राजनीतिक विघटन का काल था, मुगल सत्ता के विघटन का काल था, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। हम लोग इसमें ये वाला व्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि शायद थोड़ा सा आपको नजरिया सोचने में आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा भारीपन, लेकिन मेरे बच्चों आप लोग आज लिखना नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, ये मेरा विश्वास है आप लोगों से। मेरे बच्चों स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार, तो आपको बताओ ना, किस प्रकार ये राजनीतिक विघटन का काल था, किस प्रकार ये आर्थिक संकट का काल था, तो आप लोगों को ये बताना है। तो इसके अंदर पहले वाले सवाल के अंदर हमें परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाना है। अब आप दूसरे सवाल पर आइए कि क्या आप 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग करार देते हैं? तो ये आपसे स्टैंड चाह रहा है कि क्या आप इसे अंधकार का युग करार देते हैं? अगर आप अंधकार का युग करार देते हो तो परंपरावादी दृष्टिकोण, और अगर आप इसे खंडन करते हो इस बात का तो आप नवीन दृष्टिकोण बताओगे, सतीश चंद्र वाला। तो ये 2017 जब यूपीएससी ने पूछा तो देखो ये कह रहा है समालोचनात्मक, एक शब्द और पकड़िए, समालोचनात्मक। तो आप लोगों को इसके अंदर जो अपनाना है वो दूसरा दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी कि नवीन दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी कि सतीश चंद्र का दृष्टिकोण अपनाना होगा इस सवाल में। आप लोग बताएंगे कि हालांकि राजनीतिक विघटन हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय राज्य समृद्धि का द्योतक है, क्षेत्रीय राज्य समृद्धि का प्रतीक है। अर्थव्यवस्था हालांकि थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, लेकिन हम लोग कैसे कह दें, क्योंकि कीमती धातुओं का प्रचलन हुआ है, क्योंकि लगातार नकदी फसलों का प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हम लोग कैसे कह दें कि अंधकार का काल है। नवीन दृष्टिकोण इस बात का खंडन करता है कि 18वीं सदी के मध्य का भारत अंधकार का युग था। तो आप लोग समझिए समालोचनात्मक मतलब थोड़ी सी उसकी अच्छाई करने के बाद तुरंत आप उसके पॉइंट बताने के बाद, समालोचना में क्या होता है, इसमें होता है अंधकार के युग के पॉइंट बताओ, परंपरागत दृष्टिकोण के 2-4 पॉइंट बताओ, और तुरंत उस बात का खंडन करते हुए कहो नहीं ये नवीन दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उत्तर लिखना होगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, सवाल को, मेंस के आंसर राइटिंग को आप लोगों को बार बार लिखने से ही प्रैक्टिस होगी, सोचने से प्रैक्टिस होगी। आप लोगों ने इतिहास को किस नजरिए से पढ़ा है,
उससे आप लोग, मैं लास्ट ईयर का आपको पीटी के मेंस के आंसर लिखवाऊंगा, करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा पीडीएफ बनाकर, तो आप लोग देखेंगे हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपनी सीरीज में। और मैं विश्वास दिलाता हूं इतिहास को शुरू से आखिर तक मेरी क्लास को आप लोग ऐसे ही फॉलो करते दीजिए। यूपीएससी छोड़ो, किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी सबसे चरम एग्जाम है, पीसीएस किसी भी स्टेट के हो, पीसीएस तो बहुत हल्के एग्जाम होते हैं, मैं यूपीएससी तक की गारंटी लेता हूं मेरे बच्चों। ये सवाल मैं आप लोगों को यूपीएससी 2017 का दिखा रहा हूं और आप लोग समझिए कितना आसान है ये सवाल। लेकिन जिस समय बच्चे सॉल्व करते हैं तो उस समय उनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि वहां मर्यादा होती है शब्दों की, कुछ भी नहीं लिखना होता, लिमिटेड शब्दों में इस आंसर को बांधना होता है। और उसे बांधने के लिए आप लोगों को एक प्रमाणिक और एक कंसाइज नोट्स में आप लोगों को ज्ञान परोसा जाए, तो आप लोग क्यों नहीं लिख पाओगे अच्छा आंसर, क्यों नहीं आप सेलेक्ट होगे मेंस में। मेरा विश्वास है मेरे बच्चों कि आप लोग जब इस सवालों को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ने से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था। इसका मतलब है कि उसे प्रूफ करके बताओ कि हाँ ये इस प्रकार ग्रसित था, हेंस प्रूफ कर दो जैसे मैथ में करते हो। तो यहां परंपरावादी दृष्टिकोण आएगा, कल सिखाया था, कल की क्लास में, क्लास 4 में। और कह रहा क्या आप सहमत हैं, तो आप कहोगे कि आप यहां क्या कहोगे, आप यहां जो अपनाओगे वो दूसरा तरीका अपनाओगे, दूसरा दृष्टिकोण अपनाओगे, थोड़ा सा पॉइंट बताओगे अंधकार था, लेकिन 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 मेरे बच्चों पूरी तरीके से आपसे अंधकार के युग में नहीं झोंक सकते, क्योंकि नवीन दृष्टिकोण ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो छोटे राज्य समृद्धि के प्रतीक है, ये तो प्रगतिशाली कदम है, तो आप कैसे कह सकते हो कि अंधकार का युग है। तो मेरे लाल और लालियों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, विचारों और उदाहरणों से सिद्ध करोगे। पहले क्वेश्चन में आप विचारों और उदाहरणों से सिद्ध करोगे कि हां इस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। आप उदाहरणों से सिद्ध करोगे, तो पहले वाले में आप लोग सिद्ध करने जा रहे हो। इस अप्रोच को बोलते हैं हाइपोथेटिकल अप्रोच। क्या बोलते हैं इस अप्रोच को? हाइपोथेटिकल, कि जैसा है वैसे ही कर दो, चुपचाप हेंस प्रूफ कर दो। यह हाइपोथेटिकल अप्रोच है मेरे बच्चों। मेरे लाल लालियों, हाइपोथेटिकल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से सवाल पूछा गया उसी प्रकार से उसका उत्तर लिख दो। कह रहा किस प्रकार, तो भैया बता दो इस प्रकार ये ग्रसित था। कोई बात नहीं, 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। क्या आप सहमत हैं? तो आप लोग यहां जो स्टैंड लेंगे, इसमें उपरोक्त बात का खंडन करना होता है। दूसरे वाले में क्या करना होता है? खंडन करना होता है बात का, कि नहीं हम सहमत नहीं है। नवीन दृष्टिकोण दिखाना होता है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उन्नत है, यह बताना है आप लोगों को। राजनीतिक छोटे छोटे राज्य पनप रहे हैं, आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था उद्रण जा रही है, सुदृढ़ जा रही है, कानून व्यवस्था छोटे राज्यों में उत्तम होती है। यानी ये तर्क पर आधारित प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? तर्क पर आधारित। जब तर्क पर आधारित प्रश्न होगा तो उन प्रश्नों को आप बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच। कौन से अप्रोच बोलते हैं? एनालिटिकल अप्रोच। और मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं, यूपीएससी एनालिटिकल अप्रोच के प्रश्न ज्यादा पूछता है नस्बत हाइपोथेटिकल से। तो दो प्रकार से इसके प्रश्न है, एक तो ये कि जैसा है वैसा लिख दो, और एक वो जिसमें आपको सोचना है, आपको उस बात का खंडन करके बताना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में आए तो क्या उन्होंने भारत के लिए सब कुछ बुरा ही किया? उन्होंने रेलवे बनाया, डाक व्यवस्था बनाई, उन्होंने अवसंरचना का निर्माण किया, विकास के नए नए कार्य किए, तो क्या उनको हल्का सा भी क्रेडिट नहीं दोगे? तो आप लोगों का व्यू, आप लोगों का मूल्यांकन क्या होगा? आप लोग कहोगे नहीं हम लोग नहीं देंगे। भावनाओं में बहकर, आवेश में बहकर ये मत कह देना बिल्कुल भी कि ब्रिटिश ने हमारे लिए विकास के पथ के मार्ग खोले, ब्रिटिश ने हमारे लिए रेलवे व्यवस्था बनाई। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश ने विकास किया, ये उनकी सोच थी, लेकिन विकास का अनचाहा परिणाम हमें मिला, ये हमारे दृष्टिकोण से है। उनका इच्छित परिणाम उपनिवेशवाद था, उनका इच्छित परिणाम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था, परंतु अनचाहे में हमारा भी विकास हो गया। अनचाहे में जानबूझकर भी ब्रिटिश कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारतीयों का
फायदा होगा। आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अनचाहा परिणाम हम लोगों को मिलता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपसे कहे कि स्पष्ट कीजिए, जैसे मैं पहले प्रश्न का आपको उत्तर बता रहा हूं, किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। देखिए प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि 18वीं सदी के मध्य के 18वीं सदी के मध्य की किस प्रकार, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य के भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। 18वीं सदी के मध्य का भारत, 18वीं सदी के मध्य का भारत किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित, 18वीं सदी के मध्य का भारत, 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। यह सवाल है। और देखिए कौन सा सवाल है, पहले आवाज लगाइए कान लगाकर। ये हाइपोथेटिकल सवाल है। हाइपोथेटिकल मतलब आप लोगों को इसमें प्रूफ करना है, जैसा है वैसे ही प्रूफ कर दो मेरे बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से आप लोगों को इसका उत्तर लिखेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमारी वीडियो को रिपीट कर करके भी सुन सकते हैं, कुछ पॉइंट पे बोर्ड पर लिख दूंगा किस प्रकार से इसका आइडियल उत्तर, आदर्श उत्तर हो सकता है। देखिए 18वीं सदी के मध्य का काल एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आया, महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आया। 18वीं सदी के मध्य का भारत महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आया था। यह वह काल था जब एक विशाल एवं शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। यह वह काल था जब एक विशाल एवं शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तथा उसकी जगह छोटे छोटे नए राज्य स्थापित हुए। छोटे छोटे नए राज्य, तो ये आप लोगों की थीसिस लाइन है, मतलब आप लोगों का एक की पॉइंट है कि आप लोग इस लाइन के इर्द गिर्द अपने आंसर को घुमाओगे। कहते हैं ना थीसिस कर ली क्वेश्चन पर, तो थीसिस क्या है कि छोटे छोटे राज्य, नए राज्य हमारे सामने यहां पनपने लगे, छोटे छोटे राज्य हमारे यहां पनपने लगे। तो मध्य महत्वपूर्ण काल था, विभाजक रेखा था 18वीं सदी के मध्य का भारत। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, छोटे छोटे नए राज्य उसकी कब्र पर स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों में कुछ राज्य उत्तराधिकारी राज्य के रूप में आए। उत्तराधिकारी राज्यों के नाम लिख दो, मैंने आप लोगों को बताए थे, बंगाल, अवध। आप लोग समझ रहे होंगे, अब हमारी क्लास जो 4 दिन से चल रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हम लोगों ने मेंस का क्वेश्चन टैकल कर लिया एकदम। हैदराबाद, कर्नाटक, उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में आप 4 के नाम दोगे उदाहरण। वहीं कुछ राज्य विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुए। तो विद्रोह के माध्यम से कौन कौन से राज्य हुए? मराठा, सिख, जाट, अफगान, ये राज्य हमारे विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुए। और सबसे बढ़कर इन राज्यों के बीच संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा बनी रही। संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा इन राज्यों में बनी रही। उम्मीद की जा रही थी कि मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर एक वैकल्पिक साम्राज्य स्थापित कर सकेंगे। ये उम्मीद की जा रही थी कि मराठे विकल्प के रूप में, मुगलों के विकल्प के रूप में स्थापित हो जाएंगे, परंतु वे भी आंतरिक साम्राज्यों में ही ग्रसित रहे, आंतरिक समस्याओं में ही ग्रसित रहे और विभिन्न क्षेत्रों की लूटपाट में ही व्यस्त रहे। अंततः इसका फायदा एक ब्रिटिश कंपनी ने उठाया। और वह भी ब्रिटिश कंपनी जिसने भारतीय राज्यों की अनेकता का लाभ उठाकर अपने को एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी में बदल दिया। उसने अपने को व्यापारिक कंपनी से किसमें बदल दिया? राजनीतिक कंपनी में बदल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त हो चुका था। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 18वीं सदी के मध्य का भारत एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर इतिहास में जन्म लिया, इतिहास में पनपा। मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर थी, मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, छोटे छोटे नए राज्य उसकी कब्र पर स्थापित हो चुके थे। उन राज्यों में
नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हो, उन राज्यों में कुछ उत्तराधिकारी राज्य के रूप में थे मुगलों के, जिनमें उदाहरण आप दे सकते हो। कुछ राज्य मुगलों के विद्रोह के रूप में थे, जिनमें आप उदाहरण दे सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर भी कुछ राज्य पनपे थे, जिसमें मैसूर, त्रावणकोर और कालीकट थे। ये संघर्ष और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि मराठे मुगल साम्राज्य के विकल्प के रूप में, एक सत्ता के रूप में पनपेंगे, परंतु ये भी आंतरिक कलह में उलझे रहे, लूटपाट में उलझे रहे, एकीकरण नहीं हो पाया। इसका फायदा अंततः किसने उठाया? ब्रिटिश कंपनी ने उठाया। और ब्रिटिश कंपनी जो कि व्यापारी कंपनी थी, वो अंततः कैसी कंपनी में तब्दील हो गई? राजनीतिक कंपनी में तब्दील हो गई मेरे बच्चों। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों को ये मॉडल आंसर समझ आया होगा, आप लोगों को एक सोच डेवलप हुई होगी। जो हमने पढ़ाया 4 क्लास में, वो हमने मेंस के रूप में बताया आप लोगों को। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, मैं फिर एक प्रश्न आप लोगों को बताता हूं कि 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की, अभी सवाल का मैं रूप चेंज कर रहा हूं, खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। सवाल वही है, लेकिन मैंने इसके शब्द बदल दिए और मैंने कहा कि क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं इस कथन से? तो पहला वाला जो सवाल था वो क्या था? पहला वाला जो सवाल था वो क्या था? हाइपोथेटिकल अप्रोच का था। ये सवाल है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में आप लोगों से राय मांग रहा है कि क्या आप सहमत हैं। तर्क से सोचिए क्या आप सहमत हैं इस बात से। तो आप लोग क्या कहोगे इसमें? हमें याद रखना, इसमें हम लोगों को सहमति नहीं दिखानी है। ज्यादातर सवाल 90% में जब आपसे कहे कि क्या आप सहमत है, तो इन प्रश्नों के अंदर हमें सहमति नहीं दिखानी होती है। की पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों, कोई नहीं बताएगा। ये मेंस की आंसर राइटिंग है। ये यूट्यूब पर बहुत है लेक्चर बनाने वाले, बहुत है वीडियो बनाने वाले, लेकिन इस तरीके से, इस व्यू से सोचने का नजरिया डेवलप करने के लिए आप लोगों को कोई इतनी जिद्दोजहद नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपना काम करना है, उसे लाइक कमेंट चाहिए। परंतु मेरा दृष्टिकोण है कि आप लोग कुछ सीख के तो जाएं जब सीख रहे हो क्लास के अंदर। तो अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, तो यूपीएससी की तैयारी में आप लोग प्रश्न को कैसे फेस करेंगे, तो मेरा पॉइंट वो है। और इस मेंस की अप्रोच से ही मैं पीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करता चलूंगा। देखिए, मेंस एक जाल है, जाल, उसके अंदर प्रीलिम्स जैसी छोटी छोटी मछलियां अपने आप फंस जाएगी, वनडे एग्जाम जैसी छोटी छोटी बारीक बारीक जीव अपने आप फंसते चले जाएंगे। तो मेरे बच्चों, पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो। आपके एग्जाम के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसे मार्क करते चलो, लेकिन सीखो तो पर्याप्त ज्ञान हो। कम से कम आप बहस कर सको, किसी मुद्दे पर खड़े होकर डिबेट कर सको, आप लोगों को ज्ञान हो, पर्याप्त ज्ञान हो उस विषय का। मेरा पॉइंट केवल इस विषय को लेकर इतना ही होता है कि हम लोग जब भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का पॉइंट भी उस विषय को लेकर उतना ही प्रामाणिक हो, उतना ही सारगर्भित हो, उतना ही तथ्यों से भरा बना हो जितनी जरूरत है। आप लोग उस विषय की गंभीरता को समझ के आप लोग आंसर को हर अप्रोच से सोचने का नजरिया देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ना वनडे एग्जाम रुकेगा, ना मेंस एग्जाम रुकेगा। चलिए, 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। क्या आप सहमत हैं? तो आप लोगों को सहमति नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर सहमति दिखा दी तो कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा? परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसमें क्या बताया गया था जदुनाथ सरकार के द्वारा? राजनीतिक विघटन का काल, आर्थिक संकट का काल, और क्या बताया गया था? कानूनी व्यवस्था चरमरा रही थी। तो मेरे बच्चों, परंपरागत इतिहास लेखन में 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को राजनीतिक विघटन और अस्थिरता का काल बताया गया है। तो आप लोग ये लाइन लिख सकते हो यहां, क्योंकि आपको बताना है ना, खंडन करना है, तो पहले आप प्रारंभिक फेज की लाइन लिखोगे कि परंपरागत इतिहास लेखन में 18वीं सदी के मध्य के भारत को राजनीतिक विघटन का, आर्थिक संकट का काल बताया गया है। आप ये लाइन लिख सकते हो यानी, क्योंकि आप लोगों को 150 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखना होता है इस प्रकार। परंतु अगर हम तथ्यों को गहराई से परीक्षण कर रहे हैं, परंतु ये लाइन लिखने के बाद आप लिखोगे, परंतु हम तथ्यों का जब गहराई से परीक्षण करते हैं, तथ्यों का गहराई से परीक्षण करते हैं, जब हम तथ्यों का गहराई से परीक्षण करते हैं, तो इस कथन की निम्नलिखित सीमाएं स्पष्ट होती है। इस कथन की
किस कथन की? परंपरागत इतिहास लेखन में राजनीतिक विघटन का काल है इस कथन की। इस कथन की निम्नलिखित सीमाएं प्रकट होती है। मेरे बच्चों, क्या सीमाएं प्रकट होती है? हम साम्राज्य को प्रकृति का प्रतीक मानते हैं। साम्राज्य बराबर प्रकृति का प्रतीक, साम्राज्य को प्रकृति का प्रतीक एवं क्षेत्रीय राज्यों को प्रकृतिहीन नहीं मान सकते। हम लोग क्या सोचते हैं? साम्राज्य प्रकृति का प्रतीक है और क्षेत्रीय राज्य प्रकृतिहीन है, ऐसा नहीं मान सकते, प्रकृतिहीन नहीं मान सकते। प्रथम भारतीय इतिहास में साम्राज्य का काल सीमित समय के लिए रहा है, ठीक। क्षेत्रीय राज्यों का काल अधिक दीर्घ समय के लिए रहा है, अगर हम इतिहास में अवलोकन करते हैं तो। दूसरे, क्षेत्रीय राज्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति को बेहतर संरक्षण दे सकते हैं। ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को, क्षेत्रीय संस्कृति को अधिक संरक्षण दे सकते हैं। समझिए बात। गुजरात की संस्कृति को गुजरात का राज्य ज्यादा समझेगा, पंजाब की संस्कृति को पंजाब का राज्य ज्यादा समझेगा, और पंजाब राज्य यदि प्रगतिहीन है तो फिर वो संस्कृति कैसे बचाएगा? दिल्ली की सत्ता को ही अगर आप साम्राज्य का केंद्र मान लोगे तो फिर क्षेत्रीय राज्यों को होने का तो मतलब ही नहीं रह गया। तो क्षेत्रीय राज्य प्रगतिहीन नहीं मान सकते आप। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ज्यादा पनपती है क्योंकि वो क्षेत्र के बारे में सोचता है, फिर क्षेत्रीय संस्कृति ज्यादा डेवलप होती है। वस्तुतः मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल, अवध एवं हैदराबाद जैसे उत्तराधिकारी राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर शासन प्रबंध किया। जब हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, इसे हम क्लीन कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी क्षेत्रीय राज्य में अच्छी और उन्नत रहती है, क्योंकि प्रशासन अच्छे से हो जाता है। जब हम क्षेत्र को छोटा रखते हैं तो बड़े क्षेत्र में, बड़े साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं प्रशासन चलाने में। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को पता होगा कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग कर दिया प्रशासन के दृष्टिकोण से, बिहार में से झारखंड को अलग कर दिया, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। आखिर क्यों? छोटे राज्य में प्रशासन व्यवस्था उत्तम या प्रगतिशाली हो सकती है, तो प्रशासन व्यवस्था क्षेत्र राज्यों में उत्तम होती है। सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में नहीं बना सकते इतना। सैन्य व्यवस्था उत्तम हो सकती है, तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। छोटे राज्य की कानून व्यवस्था को डेवलप करने के लिए या उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी बड़े साम्राज्य को करने के लिए करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चों, कानून व्यवस्था उत्तम हो सकती है, प्रशासन व्यवस्था उत्तम हो सकती है, सैन्य व्यवस्था उत्तम हो सकती है। इतना ही नहीं, मैसूर और त्रावणकोर जैसे राज्य भी जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर रहे थे, अपने क्षेत्र में बेहतर सरकार स्थापित की है। बेहतर सरकार स्थापित की है। मैसूर ने, त्रावणकोर ने, इन्होंने भी अपने राज्य में बेहतर सरकार स्थापित की है। मार्तंड वर्मा यदि आप त्रावणकोर के देखो तो इन्होंने तो डचों को भी पराजित करके बाहर भगा दिया था। उपयुक्त कारणों से यह स्वीकार करना कठिन है कि 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि 18वीं सदी के मध्य का भारत खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि 18वीं सदी के मध्य का भारत ग्रस्त नहीं था। ठीक है, यानी कि खंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त नहीं था, बल्कि वो उन्नति का द्योतक है, प्रगतिशाली है, अर्थव्यवस्था उत्तम है, कानून व्यवस्था छोटे राज्यों में अच्छी हो सकती है। तो हम लोगों को खंडन करके बात को यह बताना होता है कि किस प्रकार से हम लोग उत्तर को लिखेंगे। छाया से ग्रस्त रहा था। चलिए, ये सवाल हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा मेंस के बारे में आज आंसर राइटिंग सीखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध के बारे में जानकारी लेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं मेरे बच्चों, तो
18वीं सदी का उत्तरार्ध का मतलब है कि 1750 से 1800 के बीच का काल। आइए, इस काल में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, कैसे वो एक राजनीतिक कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। कैसे व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार के उद्भव आखिर क्या थे, क्या कारण रहे कि यूरोप के लोग यहां आए, तथा हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन। हालांकि ये इस सदी का काम नहीं है, लेकिन ये पहले का कार्य है, परंतु हम फिर भी इसके अंदर पढ़ लेते हैं ये चीज। यूरोपीय व्यापार के उद्भव तथा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का काल, किस प्रकार से कौन सी कंपनी आई और क्या अंतर रहा चार्टेड कंपनी में और सरकारी कंपनी में, ये हम जानेंगे। फिर हम इस काल में जानेंगे पश्चिम एशिया से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापारिक गतिविधि के क्षेत्र क्या रहे। समझिए बात को बहुत ध्यान से बेटा। पश्चिम एशिया से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापारिक गतिविधि के केंद्र क्या है, हम लोग ये जानेंगे इसके अंदर। फिर हम जो यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं, उनमें सबसे पहली यूरोपीय कंपनियां अगर कोई थी, सबसे पहले हम पुर्तगाल को पढ़ेंगे। पुर्तगाल के बाद हम लोग पढ़ते हैं डच के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेनिश, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच कंपनी। इन सभी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सरकारी कंपनी तथा जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंतर था। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंतर था, हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टेड कंपनी का क्या अर्थ था। चार्टेड कंपनी का अर्थ क्या था। सब लिखते चलना बच्चों, नोट्स बनाते चलना जरूर। जो मैं बोल रहा हूं उसे वीडियो को रिपीट कर करके अपनी राइटिंग में नोट्स बनाओ, लिखो। लिखने से ही आप लोगों को याद होगा चार्टेड कंपनी का अर्थ क्या था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपनियों के बीच आपस में टकराहट की वजह क्या थी। कंपनियों के बीच आपस में टकराहट क्यों थी, किस बात को लेकर टकराहट थी। कंपनियों के बीच आपस में टकराहट क्यों थी, तथा भारतीय शासकों से मतभेद क्यों था, ये भी एक जानेंगे कि भारतीय शासकों से मतभेद क्यों था। हर चीज को मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना बचे। आप लोग अगर ये पॉइंट सीख गए ना, ये प्रश्न अगर आप सीख गए, फिर बेटा पीटी मेन सब ऑटोमेटिकली तैयार होता चला जाएगा। तो भारतीय शासकों से मतभेद क्यों थे। फिर हम लोग जानेंगे व्यापारिक कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों जगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों जगी, समझ रहे हो बच्चा। व्यापारिक कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों जगी। फिर हम जानेंगे कर्नाटक युद्ध, इस कालखंड के हैं सभी 18वीं सदी के उत्तरार्ध के। कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे, तथा इसने किस प्रकार सब लिखते चलिए मेरे बच्चों, सब लिखते चलना। तथा इसने किस प्रकार ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के, तथा इसने किस प्रकार ब्रिटिश
एवं फ्रांसीसी कंपनियों के भविष्य का निर्णय किया। कौन यहां रहा भारत में, कौन कंपनी भारत से खत्म हो गई? फ्रांसीसी कंपनी आखिर, अगला है अगली स्लाइड, फ्रांसीसी कंपनी आखिर क्यों असफल हुई, क्यों असफल रही, किससे हारी? ये सब प्रश्न आप लोगों को इस कालखंड में मिलेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ब्रिटिश कंपनी एवं बंगाल के नवाब के बीच मतभेद क्या थे? प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश कंपनी एवं बंगाल नवाब के बीच मतभेद क्या थे? तो प्लासी का युद्ध हम लोग इसी कालखंड में देखते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, बक्सर का युद्ध कैसे घटित हुआ, बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल बिल्कुल, तथा इसने किस प्रकार भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता को सुनिश्चित किया, किस प्रकार भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता को सुनिश्चित किया। मैं आप लोगों को घबराना नहीं बिल्कुल भी, मैं पीटी के फैक्ट्स भी आप लोगों को स्लाइड वाइज यहां कराऊंगा। रोज मैं आप लोगों को 5-10 सवाल कराऊंगा। जल्दी मैं उसकी पीडीएफ बना रहा हूं और उस पीडीएफ के थ्रू हम लोग टैकल करेंगे सवालों को। पीटी के मेंस के सवाल के अप्रोच भी। इतिहास का मतलब है आधुनिक भारत कंप्लीट। अगर मेरे लेक्चर कंप्लीट आपने कर लिए, इतिहास में डाउट नहीं बचेगा कोई भी, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चों आपको। तो ये सारे जब हम क्वेश्चन क्यों के माध्यम से जान लेंगे ना, तब हम लोगों को इतिहास के पढ़ने का सही दृष्टिकोण, सही अवलोकन पता चलेगा। तो आज की क्लास को हम इन्हीं सवालों के साथ यही रोकते हैं। कल की क्लास 18वीं सदी के उत्तरार्ध की होगी और इनको एक एक करके पॉइंट वाइज उठाएंगे और उठाने के बाद हम लोग इन क्लासों को, इन पॉइंट को सॉल्व करते चले जाएंगे। आखिर क्या अंतर है, क्या बक्सर का युद्ध है, क्या प्लासी की घटना है, कैसे बंगाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, प्लासी फ्रांसीसी कंपनी के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा, कैसे यूरोपीय कंपनी आई, क्यों आई, कैसे व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनी, इन सबके उत्तर जानने के लिए हम देखेंगे अगला एपिसोड। मेरे बच्चों आज की क्लास को यही पूर्ण विराम देते हैं। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए आज की क्लास को यही पूर्ण विराम देती है। कल की क्लास मिलते हैं क्लास 6। धन्यवाद।